विद्यार्थियों, आज समास के एक टॉपिक लाए हैं और इससे पहले हमने जो भी वीडियो बनाया हो हिंदी व्याकरण से, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और आज हम समास को लाए हैं एक ऐसा ट्रिक के साथ और एक ऐसे आम भाषा में समझाएंगे जो आपको कभी भी दोबारा वीडियो या दोबारा समझने में आपको ज्यादा देरी नहीं लगेगी। चलिए पहला देखते हैं कि टॉपिक क्या है हमारा आज का, समास। तो पहला परिभाषा ही है कि समास किसे कहते हैं, क्योंकि परिभाषा आपको याद रहना चाहिए। तो दो या दो से अधिक शब्द, देखिए अगर आप 6 में हैं या 7 में हैं या 8 जो भी क्लासेस में है तो आपके लिए सभी जरूरत है, इसलिए हम आपको परिभाषा के साथ समझाते हैं। तो दो हो या दो से अधिक शब्द हो, अगर उनसे मिलने से नए सार्थक शब्द बनते हैं, नए सार्थक शब्द, तब उनको बोलते हैं समास। देखिए संधि में क्या होते हैं, अलग होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, मिल जाते हैं। समास के प्रकार, समास मुख्यतः 6 प्रकार के होता है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इन सभी को अगर आप 4-5 बार बोल लेंगे तो आपको याद होगा। ठीक, जैसे यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है और बहुब्रीहि समास है। आप 3-4 बार इसको बोलिएगा तो आपका याद हो जाएगा। पहला है अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर अव्यय शब्द है और अव्ययी भाव शब्द समास की बात है। तो जिस समास का पहला पद या तो अव्यय हो, अव्यय यानी वो उपसर्ग हो, या वो शब्द अपने आप में एक प्रधान शब्द हो, तो उसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास। एक ट्रिक लिखा गया है कि जिस समास का पहला पद या तो वो छोटा पद हो या वो खुद में अपने आप प्रधान हो, तो वह अव्ययी समास के अंतर्गत आता है। जैसे प्रतिदिन, देखिए अव्ययी समास में कहा गया था पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग। आप उपसर्ग प्रत्यय के बारे में अगर नहीं पढ़े तो हम इसके बारे में पढ़ा देंगे। तो अव्यय का अर्थ होता है कि उपसर्ग हो। उपसर्ग उस शब्द को बोलते हैं जो किसी शब्दों के पहले लग जाए, ठीक, या वो अपने आप में क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। देखिए ये प्रतिदिन है, तो प्रति क्या होगा, यहाँ पर एक उपसर्ग हुआ, दिन उसके बाद, तो प्रतिदिन या तो पहला शब्द छोटा हो या प्रधान हो। यथा संभव, तो देखिए यथा संभव बोलते समय आपको लगेगा कि ये छोटा शब्द रुका और जैसे यथा संभव, यथा पर एक अलग बल आ रहा है, संभव पर एक अलग आ रहा है, तो यथा संभव यहीं से टूट रहा है और दोनों को मिला है। देखिए परिभाषा में बोला कि दोनों को क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। यथा संभव, आज जैसे बोलिए आज जन्मा, तो आ का एक उच्चारण बहुत प्रेशर के साथ है, जन्मा का क्या है, अलग है। तो एक बार इसको आप समझ लीजिए, दोबारा कभी नहीं भूलिएगा। महर्ष, देखिए म का बोलने पर महर्ष, तो म का उच्चारण अलग है, हर्ष का उच्चारण अलग है, इसलिए म एक छोटा शब्द है या पहले का है। प्रत्येक, तो प्र पर एकदम प्रेशर आ रहा है, प्रत्येक, तो प्र यानी पहला, हर बार हम आपको यही बता रहे हैं कि पहला पद जो हो अव्यय हो या प्रधान हो, तो प्रति यहाँ भी एक नोट करके आप ध्यान रखिएगा, सभी को लिख लीजिएगा। पहला पद जिसका अगर भर हो, जैसे भरपेट हो जाएगा, निर्जन हो जाएगा, प्रति अनु आ या उप या यथा लगा हो, तो अक्सर वो शब्द क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं। इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए क्योंकि ये दोबारा फिर नहीं मिलने वाला है। अब इसके हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि तत्पुरुष समास। ठीक, तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो। देखिए अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान था और तत्पुरुष समास में दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, या कभी कभी देगा कि दोनों पदों के बीच में एक कारक चिन्ह छुपा हो। कारक चिन्ह में जैसे से हो गया, का हो गया, पर हो गया, में हो गया, वैसे कारक चिन्ह छुपा हो या लुप्त हो, तो उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। ठीक में वही है कि दूसरा पद या तो छोटा हो या अपने आप में क्या हो, प्रधान हो। देखिए राजकुमार, यानी यहाँ पे कारक चिन्ह छुपा है कि राजा का बेटा, यानी राजकुमार उनको बोलते हैं। राजपूत यानी राजा का पुत्र। यज्ञशाला पाप मुक्त, पाप से मुक्त। शिवालय शिव का घर। पुरुषोत्तम पुरुषों में महान। इन सभी शब्दों को क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए आप जितने बड़े बड़े शब्दों, जैसे राजाभिषेक हो जाएगा, ऐसे बड़े शब्दों का जो प्रयोग होगा वो अक्सर किसमें जाते हैं, तत्पुरुष समास में। अब है कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद में कभी बाद का पद आ जाए या कभी पहले का पद, या वो विशेष हो या विशेषण के बताते होंगे, तो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। देखिए चरण कमल लिखा है,
तो यहाँ अगर इसका अलग अलग विग्रह करेंगे तो चरण के समान नहीं, कोमल के समान चरण, यानी जिसका चरण जो हो पूरा कोमल की तरह हो उसको बोलते हैं चरण कमल। वैसे महापुरुष है, महान हो जो पुरुष, मृग नयन, मृग मतलब हिरण, नयन मतलब आंख होगा, जिसकी आंखें मृग नयन हो। उसी तरह पीताम्बर है, महात्मा है, जैसे महान है आत्मा जिनका, लौह पुरुष है। ऐसे सभी टॉपिक को अगर आप तोड़ते हैं, कोई एक आपको विशेषण या विशेषण दे देता है तो उसको हम कर्मधारय समास के अंतर्गत रखेंगे। और तत्पुरुष में क्या होगा, जिसका दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द्विगु समास। देखिए द्विगु समास और द्वंद्व समास बहुत आसान टॉपिक है। द्विगु समास पहले समझ लेते हैं। जिस समास का पहला ही पद अगर संख्यावाचक मिल गया, यानी पहला ही अगर आपको संख्या दिख गया तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे इसका ट्रिक यही है कि पहला संख्या क्या होना चाहिए, संख्यावाचक होना चाहिए। देखिए चौराहा, चौराहा में पहले क्या है, चौ है, चौ मतलब कितना होते हैं, 4। त्रिकोण है, त्रिकोण में त्रि मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। त्रिभुज में पहले त्रि है, 3 हो जाएगा। यानी जिसमें अगर पहला आपको संख्या दिख गया वह आप किस पर टिक लगाएंगे, द्विगु समास पर। देखिए पंचवर्ती, तो पंच मतलब कितना हो जाएगा, 5। दशानन में कितना आ गया, 10। तिरंगा में 3 रंग का जो होगा उसको क्या बोलते हैं, तिरंगा। तो जिसमें अगर आपको पहला ही क्या मिल गया, संख्यावाचक, वो होगा द्विगु समास। अब देख लेते हैं कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो जिस समास का दोनों पद, एक पद नहीं, दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, यानी दोनों की महानता एक होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब क्या हो जाएगा, दोनों पद। इसका ट्रिक यही है कि दोनों शब्दों के बीच एक योजक चिन्ह डैश का साइन लगा होगा, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि यह क्या होने वाला है, द्वंद्व समास होने वाला है। जैसे देखिए यहाँ पर पाप पुण्य है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, और इसको अगर हम विग्रह करेंगे तो पाप और क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य हो जाएगा। यानी इस योजक के चिन्ह को जैसे हम समास को विग्रह करेंगे तो और का भी साइन आ जाएगा। माता पिता, तो इसका विग्रह क्या होगा, आप ही समझिए, माता और पिता, ठीक। भाई बहन का, बीच में देखिए सबके योजक चिन्ह लगे हुए हैं, देखिए सबके योजक चिन्ह, तो भाई और क्या हो जाएगा, बहन। सुख और क्या हो जाएगा, दुख। गुण और क्या होगा, दोष। दही चिवड़ा, देखिए दही और यहाँ क्या है, चिवड़ा, दोनों एक प्रधान है। दही भी एक प्रधानता रखता है, चिवड़ा भी अपने आप में प्रधानता रखता है। अभी भी खिचड़ी चल ही रहा है तो आपको दही चिवड़ा से कुछ ना कुछ याद आ ही जाएगा। उसके बाद है दाल भात, दाल भात, तो देखिए दाल भी एक है और भात है, जिसको हम लोग चावल भी बोलते हैं। तो अगर दोनों में योजक चिन्ह लगा हो और दोनों को विग्रह करने पर और का साइन है तो आपको सिंपली एकदम सीधे कौन सा समास है, द्वंद्व समास। अब हमारा लास्ट रह गया बहुव्रीहि समास। अगर आपको ये सभी टॉपिक समझ में आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और कमेंट में जरूर कुछ लिख कर बताएं कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है समास का बहुव्रीहि समास। अब इसका डिफिनीशन थोड़ा समझ लेते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल जैसे दिए गए, ये बोर्ड मॉडल सभी एग्जाम्पल है। जिस समास का कोई भी पद प्रधान है, देखिए अभी तक के सवाल में हम प्रधान प्रधान बात करते रहते थे, लेकिन बहुव्रीहि समास ने कह दिया कि हम वैसे समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। अर्थात तो क्या है, तो दोनों पदों से मिलकर जो अर्थ देगा वो तीसरे पद की ओर क्या करेगा, संकेत करेगा, ठीक है। अब सभी का डिफिनेशन भी लिखते चलिएगा ताकि ये सभी जो डिफिनेशन है सभी से मिलाकर एक अच्छे कंटेंट में लिखा गया है। तो किसी तीसरे को संकेत करेगा तब उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है कि विग्रह अगर कर देते हैं तो अपना अर्थ नहीं बल्कि तीसरे किसी का अर्थ निकालेगा, उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। देखिए लंबोदर है, तो लंबोदर तो यहाँ हो जाएगा लंब है उदर जिसका, ठीक। अब लंब मतलब लंबा, उदर मतलब पेट होता है जिसका, तो ये तीसरा अर्थ निकलता है गणेश जी को
हम लोग लंबोदर भी कहते हैं। उसी तरह है दशानन, ठीक, जिस 10 आनन, आनन है जिसका, तो देखिए 10 आनन यानी 10 तीर वाला कौन था, तो रावण था, ठीक। इसके अलावा किसी को 10 आनन नहीं बोलते हैं। उसी तरह है पतझड़, जिसका पत्ता क्या हो, झड़ गया हो, उसको पतझड़ बोलेंगे, पेड़ में बोलते हैं। नीलांबर, जिसका नीला हो अंबर, अंबर मतलब होता है कपड़, ठीक। यहाँ पर अगर इसका हम विग्रह करें तो नीला है अंबर, अंबर जिसका, ठीक है। अगर जिसका वस्त्र अगर नीला हो जाए तो क्या कहलाएंगे, नीलांबर। आजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो। सहोदर, सहोदर का अर्थ होता है एक ही उदर, मतलब एक ही माँ के गर्भ से अगर बच्चे जन्म लिए हैं एक ही साथ, तो उनको सहोदर बोला जाता है। नीलकंठ, जिनका कंठ क्या हो, नीला हो, तो शंकर जी को बताया जाता है। चंद्रशेखर, जिसके चंद्र यानी जिसके शिखर पर क्या हो, चंद्र हो, उसको बोलते हैं चंद्रशेखर। तो ये भी किसके लिए आता है, शंकर जी के लिए आता है। तो कुछ शब्दों में जो तीसरे को संकेत करे उसको बोलते हैं क्या, तो बहुव्रीहि समास। अब आई होप कि आपको बहुत बढ़िया से ये सभी टॉपिक जो समास के थे समझ गए होंगे। अगर आप बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है और सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।